हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। पिछले दिनों एक बिल है, पहले तो बिल है जो लोकसभा में पेश किया है देश के गृह मंत्री ने। और बिल कुछ इस कदर चर्चा में है कि विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है। देश के बहुत सारे राजनीतिक जो नेता हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी जो सत्ता दल पार्टी है वो सपोर्ट कर रहे हैं और जो सत्ता दल यानी विरोध में है, जो विपक्ष है, वो विरोध कर रहा है। बिल का तात्पर्य यह है कि जैसे आप कल्पना करिए कि देश का प्रधानमंत्री या देश के मंत्री या राज्य का सीएम या राज्य के मंत्री या केंद्र शासित प्रदेश में जो सीएम होता है, जो दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में, यहाँ के सीएम या मंत्री अगर 30 दिन तक किसी भी आरोप में हिरासत में रहते हैं तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, या त्यागपत्र नहीं देते हैं तो स्वतः ही वो निलंबित हो जाएंगे, उनको पद से हटा दिया जाएगा। कुछ इस कदर ये बिल आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 3 बिल पेश किए हैं। 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बिल एक अलग चीज होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, बिल एक अलग चीज होती है और एक्ट एक अलग चीज होता है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं यहां लिखता हूं, एक होता है बिल। बिल बिल का मतलब होता है विधेयक, विधेयक, विधेयक। और जो एक होता है एक्ट, एक्ट इसका मतलब होता है अधिनियम, 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 अधिनियम। यानी अगर कानून बनता है तो सबसे पहले या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा से पास हुआ तो उसके बाद वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा से भी पास होता है तो अंत में फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाते बिल एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है बिल क्या होता है, जब तक जब तक जब तक राष्ट्रपति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हस्ताक्षर ना हो जाए, ना हो जाए, तब तक कोई भी बिल बिल कहलाता है। यानी मसौदा जो होता है, जो लोकसभा में पेश किया गया था या राज्यसभा में पेश किया गया था, वो बिल ही कहलाता है जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तो ये बिल होता है। अब बिल ही एक्ट बनता है। एक्ट यानी कानून बनता है, अधिनियम कह ले या इसको कानून कह ले, कानून कह ले। जब लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, तब वो क्या बनता है, वो एक्ट बनता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आया होगा कि बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक्ट वो होता है जो पूरी तरह से पास हो गया, कानून बन गया, उस कानून के तहत अब आपको यानी जनता को चलना पड़ेगा। अब बिल क्या होता है, बिल अभी पारित नहीं हुआ, पारित हो गया लोकसभा राज्यसभा में, यदि हस्ताक्षर नहीं किए राष्ट्रपति ने तो समस्या है, वो बाहर भी किया जा सकता है। अभी वो आप पर दबाव नहीं डाल सकता, वो आपको लागू होने के बाद ही सही होगा। यानी अब बात करते हैं कि गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने 3 प्रकार के बिल पेश किए। अब बिल पेश किए कौन कौन से, तो मैं यहां लिखता हूं जो बिल पेश किए हैं, मैं यहां लिखता हूं। पहले नंबर पे है 130 या 130वां संविधान संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम, सॉरी अधिनियम नहीं, इसको बोलेंगे विधेयक, विधेयक, विधेयक। ये पहला बिल। इसके अंतर्गत एक और पेश किया गया है जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश पुनर्गठन, पुनर्गठन विधेयक, विधेयक, ठीक है, विधेयक। और एक है जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश कर लेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश पुनर्गठन, पुनर्गठन विधेयक, विधेयक। ये 3 प्रकार के बिल हैं जो अमित शाह जी ने पेश किया। अब पहला है कि 130वां, ये क्या है, मैंने आपको बताया शुरुआत में कि देश का प्रधानमंत्री हो या मंत्री परिषद में से कोई मंत्री हो, अगर उस पर आरोप लगा है और 30 दिन तक हिरासत में लिया गया है और हिरासत में होने के बाद जब 31वां दिन आएगा तो उसे स्वयं ही अपना पद त्याग करना पड़ेगा, या पद त्याग नहीं करते हैं तो स्वतः ही पद छोड़ा हुआ माना जाएगा। ये 130 में बताया गया। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली के सीएम होते हैं। जैसे अभी हाल में आपने सुना होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था, लंबे समय तक हिरासत में रखा गया। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पद त्याग कर दिया हो, उन्होंने स्वतः अपने मन से पद को छोड़ा। सरकार यानी संविधान इस पर दबाव नहीं डालता
कि आप पद छोड़िए। लेकिन अब ये जो बिल आया है, अगर ये कानून बन जाता है तो अगर किसी भी मंत्री को 30 दिन तक हिरासत में लिया जाता है, उसे स्वतः ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने फिर इसके पहले जो अरविंद केजरीवाल जी का मुद्दा है, इसके पहले आपने छत्तीसगढ़ के विषय में सुना होगा। जो वहां के सीएम है हेमंत सोरेन, उन पर भी आरोप लगे, और आरोप लगने के बाद भी वो वापस आकर किसी और को अपनी जगह सीएम बनाया। बाद में चाहे तो अपना पद ग्रहण कर सकते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा अगर ये बिल एक्ट बन जाता है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आई होंगी कि क्या मैं बताना चाहता हूं। अगर इसके बाद में बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, यहां पर मैंने पीपीटी बनाई हुई है। पीपीटी की बात करूं, इंट्रोडक्शन की बात करूं, इंट्रोडक्शन में संविधान एक लिखित दस्तावेज है भाई। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, या आप सभी को बात समझ में आई होगी। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान यानी संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ये पॉइंट समझ में आया कि संविधान एक लिखित दस्तावेज। इसके बाद लिखा है नए चुनौतियों का सामना करने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती। यानी संविधान सभा ने जो कानून बनाया था, आज भी वैसे कानून जरूरी नहीं है कि वो सफल हो पाए। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। समय के आधार पर चीजें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं तो जरूरतें भी बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं तो संविधान में जो बातें पहले से लिखी हैं हो सकता है उन पे भी बदलाव की आवश्यकता हो। तो यहां पर मैंने वही लिखा है कि नए चुनौतियों का सामना करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। किसमें? संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। अगर इसके बाद बात करूं तो हर संशोधन का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। यानी आप किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो सत्ता में, केंद्र में, तो संविधान संशोधन तात्पर्य ये नहीं होता कि वो अपना फायदा सोच रही है। उसका तात्पर्य होता है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। अच्छा, गृह मंत्री ये 3 बिल क्यों लाए? उनका कहना है कि जनता, जो भारत की जनता है, जो भारत की जनता है, भारत की जनता अपेक्षा करती है कि हमारे नेता, जो हमारे नेता हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने वोट देकर संसद तक पहुंचाया है, हमारे नेता ईमानदार हो। देश की जनता यही चाहती है कि हमारे नेता ईमानदार हो। यही बात कहना है अमित शाह जी का भी कि देश के जनता जो चाहती उसके आधार पे हम ये बिल लाएं। अभी बिल आया है, एक्ट नहीं बना है, देखते क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि अब 130 अमेंडमेंट क्या है। यहां पर लिखा हुआ है कि 130वां अमेंडमेंट क्या है। यह एक नया प्रस्तावित संशोधन है जो 2025 में आया है। किसने पेश किया है? अमित शाह जी ने। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह पॉइंट याद रखने वाली बात है कि लोकसभा में जो प्रस्तुत किया गया है वो कौन सा बिल है? तो यही जो मैंने अभी बताया। कहां पेश किया गया? सबसे पहले तो लोकसभा में पेश किया गया है, लोकसभा में। क्योंकि बिल को पेश करने के 2 ही तरीके हैं। एक आप लोकसभा में पेश कर सकते हैं, और एक आप राज्यसभा में पेश कर सकते हैं। यहां से पास होगा, यहां से अगर पास हो गया तो कहां आएगा? राज्यसभा में आएगा। अगर यहां से भी पास हो गया तो कहां जाएगा? पीडी यानी प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा। तो यहां पर लिखा है इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। किसकी बात कर रहा है? तो ये जो बिल आया 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया, इसकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य संविधान को अधिक समावेशी और अद्यतन बनाना है। ये संविधान, इस बिल का उद्देश्य है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, हाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द 113th अमेंडमेंट। लिखा है ऑब्जेक्टिव क्या है? इसकी बात कर लेते भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का? तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना। लोकतंत्र हमारा जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा देश विकास कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। किसने कहा? ऐसा गृह मंत्री जी ने कहा। फिर लिखा है टू इंश्योर राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन यानी अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ये अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का मतलब है कि कोई ऐसा ना हो कि हमारे देश की जनता जो अपेक्षा कर रही है उसके साथ धोखा हो जाए, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहां पर लिखा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। पारदर्शिता कैसे आएगी? कि जनता चाहती है कि हमारे नेता ईमानदार हों, तो ईमानदार होंगे तो पारदर्शिता बढ़ेगी। पारदर्शिता यानी जवाब देंगी, जनता के क्वेश्चन जो होंगे उनका जवाब हमारे नेता दे पाएंगे। और जवाबदेही भी बढ़ेगी। जवाबदेही यानी जवाबदेही बढ़ेगी तो प्रेशर होगा,
जवाबदेही बढ़ेगी तो प्रेशर होगा किस पर, नेताओं पे, नेताओं पे प्रेशर होगा तो वो काम भी अच्छे से कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट प्रोविजन। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उनकी बात करता हूं, इंपॉर्टेंट प्रोविजन उनकी बात करता हूं। तो संविधान में कई आर्टिकल है, संविधान में एक आर्टिकल है आर्टिकल 75, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में दिया गया है देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री के विषय में जानकारी आर्टिकल 75 में दी गई है। यानी 75 कहता है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा जिसका क्या बोलते हैं, जिसका चुनाव कौन करेगा, जनता, लोकसभा में जो नेता हैं वो चुनाव करेंगे और शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। अब इसमें 5A जोड़ा गया है, 5A जोड़ दिया गया, आर्टिकल 75 में 5A जोड़ दिया गया और कहा गया कि यदि 30 दिन तक कोई भी नेता, कहां का, केंद्र का नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री परिषद में से कोई मंत्री हो, कोई भी नेता 30 दिन तक कोई भी नेता हिरासत में रहता है, हिरासत में रहता है तो उसे हिरासत में रहता है तो उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है, ये आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5A बता रहा है। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये केंद्र की नेताओं की बात कर रहा है, केंद्र के मंत्रियों की बात कर रहा है, केंद्र के मंत्रियों की बात कर रहा है, ठीक है, बात कर रहा है। इतना बात समझ में आया होगा। फिर इसके बाद एक आर्टिकल और है, वो आर्टिकल कहता है कि अब राज्य भी तो है, राज्य में भी तो मंत्री होते हैं, राज्य में मंत्री होते हैं, राज्य में सीएम भी होता है, यहां पर पीएम को इंक्लूड करना है। अगर पीएम को किसी कारणवश आरोप लगाया गया और उसे 30 दिन तक हिरासत में लिया गया तो पीएम क्या करेगा, पीएम अपना पद स्वतः ही छोड़ देगा। अगर पीएम पर नहीं लगा है, किसी अन्य मंत्री पर लगा है, मान लीजिए होम मिनिस्टर पर लगा है, तो होम मिनिस्टर क्या करेगा, होम मिनिस्टर अगर 30 दिन तक हिरासत में है तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा पीएम कि ऐसा करिए, इनको पद से मुक्त कर दीजिए, पीएम सिफारिश करेगा। अगर पीएम सिफारिश नहीं भी करता है तो भी उनका पद स्वतः ही छोड़ा हुआ माना जाएगा। ये किस आर्टिकल की बात की गई, ये आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5A की बात की गई। क्या इतनी बात समझ में? यहां पर लिखा है कुछ अनुच्छेदों में संशोधन बिल के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद मैंने बताया आपको, कौन सा अनुच्छेद भाई, फिर वापस बता देता हूं, अनुच्छेद नंबर 75, अनुच्छेद नंबर 75 सब क्लॉज 5A। अब इसके बाद एक और 164 का 4A, 164 का 4A, ये राज्य के विषय में जानकारी देता है, ये केंद्र के विषय में जानकारी देता है, ये राज्य के विषय में जानकारी देता है, राज्य के विषय में जानकारी देता है। तो यहां पर बोला गया है, अनुच्छेद 164 4A के माध्यम से बोला गया है कि यदि किसी भी राज्य का सीएम या अन्य मंत्रियों को किसी आरोप में 30 दिन तक हिरासत में लिया गया, तब पद त्याग। ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है, ये आर्टिकल नंबर 164 सब क्लॉज 4A बता रहा है। ये बताता है कि राज्य के विषय में भी जो भी है वो सेम केंद्र के विषय में भी है। अब इसके बाद एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल की बात करूं तो एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 239 डबल A सब क्लॉज 5A, ये आर्टिकल है। यानी 239 का डबल A सब क्लॉज 5A ये बताता है कि केंद्र शासित प्रदेश के सीएम व अन्य मंत्रियों के विषय में, मंत्रियों के विषय में
वही बात है, सेम सेम। मैंने बताया था कि 3 बिल पेश किए, एक राज्य 130वां अमेंडमेंट, एक इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन इस विधेयक, और इसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। ये 3 बिल है। इनमें से एक ये केंद्र के विषय में बता रहा है, ये राज्य के विषय में बता रहा है, ये किसके विषय में बता रहा है, ये केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में बता रहा है। इसके बाद अब बात आती है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के विषय में अलग से कानून बना लाया गया है, अलग से बिल पेश किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी अगर ऐसा होता है, वहां की विधायिका वहां की जो विधानसभा है, वहां के जो मंत्री हैं, वहां के जो सीएम है, उन पर भी यही नियम लागू होगा। इसके बाद आते हैं, यहां पर लिखा है कि कुछ अनुच्छेदों में संशोधन बिल के अनुसार किया गया, जो मैंने आपको अनुच्छेद बता दिए। फिर लिखा है प्रतिनिधित्व आरक्षण से संबंधित परिवर्तन। फिर लिखा है संस्थाओं की शक्तियों और भूमिकाओं में सुधार, यानी संस्थाओं की शक्तियों और भूमिकाओं में सुधार। इन तीनों विधेयक के माध्यम से क्या होगा, ऐसा मानना है सत्तादल पार्टी का, ऐसा मानना है सत्तादल के नेताओं का कि कुछ बेहतर सुधार हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, स्लाइड नंबर नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बिल लाया गया। लिखा है युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाया जाएगा। युवाओं की एक उम्मीद होती है, जैसे आप भी देख रहे हैं कि वर्तमान में एसएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस पर कितना सारा लोगों के साथ, जो टीचर हैं हमारे, जो हमारे साथी हैं, उनके साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा सरकार का मानना है कि युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाया जाएगा, उनके अधिकारों को उनको दिलाया जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाना भी इसका उद्देश्य है, ये जरूरी भी है। संवैधानिक ढांचों को आधुनिक बनाना है, ये एक बात आती है। संवैधानिक ढांचा, आपने एक केस पढ़ा होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये कब आया था, 1973 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, यानी संविधान के मूल ढांचे की बात की थी, संविधान के मूल ढांचे की बात की थी, मूल ढांचे की बात की थी। कहा था कि अगर केंद्र को या किसी भी सरकार को अगर संविधान में संशोधन करना है तो बेहिचक करें, लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही हिल जाए। इसलिए ये केस आया था, कब आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में आया था। इंपॉर्टेंट केस है और याद रखेंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या इस पे क्रिटिसाइज किया जाएगा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ समूहों से कड़ा विरोध मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी विरोध में होती है, जो पार्टी विपक्ष में होती है, वो विरोध तो करेगी, जाहिर सी बात है। अब समस्या ये होती है ना कि सत्ता में जो पार्टी है, वो जाहिर सी बात है कोई भी बिल लाए, जो विपक्ष में पार्टी, वो उसका विरोध तो करती ही करती है। देखते हैं इसमें क्या है। मैं कह रहा हूं कि कुछ समूहों में कड़ा विरोध है, ठीक है। इसके बाद लिखा है जन बहस और चर्चाएं भी होंगी, जाहिर सी बात है जन बहस और चर्चाएं भी होगी। कार्यान्वयन और संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं कि इसको कैसे कार्यान्वित किया जाए, इस पर भी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या चैलेंजेस हैं इसके, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी बताने का प्रयास करूंगा। कंक्लूजन की बात करता हूं। संशोधन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और आपने देखा होगा जो हमारी प्रस्तावना है वो शुरू होती है कहां से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, उद्देश्य हम भारत के लोग के लिए बेहतर शासन की व्यवस्था की जाएगी इन तीनों कानूनों के माध्यम से। फिर लिखा है भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत संविधान बनाया जाएगा, मजबूती बढ़ेगी और नेता अगर आरोपी नहीं होंगे, नेता अगर ऐसे नहीं होंगे जो भ्रष्टाचार के साथ सहयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है देश अच्छे राह पर चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है रेफरेंस क्या क्या है, रेफरेंस की बात करता हूं तो लिखा है आधिकारिक लोकसभा बहस पर, ये लोकसभा पर बहस चल रही है। सरकारी रिपोर्ट और दस्तावेजों पर भी ये काम होगा, यानी ये बिल आएगा तो सरकारी जो रिपोर्ट होंगी वो अच्छी तरह से पेश की जाएगी, क्योंकि जवाबदेही बढ़ेगी नेताओं की, तो इसका भी असर पड़ेगा। फिर लिखा है समाचार पत्र और शैक्षणिक लेख। इन सभी बातों से सिर्फ ये एक हल निकलता है कि क्या ये सही है या नहीं सही है। तो इसकी बात इस लास्ट स्लाइड में कर लेते हैं, जो कहता है कि सकारात्मक पहलू है एक तरफ नकारात्मक पहलू है, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू। तो सकारात्मक पहलू है कि लोकतंत्र को अधिक अधिकार व प्रतिनिधित्व देकर मजबूत करता है ये बिल, जाहिर सी बात है। फिर कहता है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है बिल,
सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। अगर समाज में ऐसे नेता हैं जो समाज को, समाज के लोगों को क्या बोलते हैं, अधिकार छीनते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे नेताओं को भी रोका जाएगा। यानी आरोपी होते डरा धमका कर भी ऐसा काम किया जाता है कि नेता बना जाता है, तो ये भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यहाँ सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। फिर लिखा है न्याय की दिशा में कदम बढ़ाता है ये बिल। इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन यहां पर नेगेटिव पॉइंट की बात करें, राजनीतिक विवाद पैदा कर सकता है। विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक विवाद कैसे पैदा कर सकता है, मैं बताता हूं। विपक्ष का कहना है कि प्रूफ हो जाए, आरोप प्रूफ हो जाए, तब आप जाहिर सी बात है उस पद से त्याग करवाइए या पद से मुक्त करवाइए तो ठीक है। लेकिन यहां पर कानून पे बताया गया है कि 30 दिन तक हिरासत में रहा जाए। जाहिर सी बात है सजा साबित हुई हो, उसका दोष साबित हुआ हो या ना हुआ हो, इससे मतलब नहीं, बस 30 दिन तक रहा तो 31वें दिन उसको पद त्याग करना पड़ेगा। इस पर भी विपक्ष का तोड़ है कि ऐसा कह रही है कि कई बार ऐसा होता है ना कि सत्ता दल में बैठी जो पार्टी होती है, उस पार्टी में जाहिर बात सत्ता में है तो पावरफुल होगी, किसी पर भी कोई भी आरोप लगा दिया, और आरोप लगा दिया, हो सकता है 30 दिन तक हिरासत में आ जाए और उसके बाद उसको पद त्याग करना पड़े। ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू है, ये भी कहीं ना कहीं उजागर हुआ। क्या होता है आगे देखते हैं। फिर लिखा बार बार संशोधन से संवैधानिक स्थिरता प्रभावित होती है। ये भी बात सही है कि अगर संविधान में बार बार संशोधन होता है तो संवैधानिक स्थिरता प्रभावित होती है कि संविधान क्या सही नहीं बना है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार आवश्यकता पड़ती है संशोधन की। और एक चीज और है कि संविधान में संशोधन से देश में जो पॉलिटिक्स है वो तो उछाल मारती है, विदेशों में यानी जियो पॉलिटिक्स भी उधार उछाल मारती है। उछाल ऐसे मारती है कि देश के संविधान में क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो 100 साल तक भी चल पाए। तमाम प्रकार के पहलू। फिर लिखा जानकारी न मिलने पर जनता भ्रमित हो सकती है। जानकारी इसकी सही तरीके से नहीं मिली है, अभी सही से जो बिल के विषय में जानकारी आई है इतना ही आया है कि ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा, 30 दिन के बाद हिरासत में लिया गया और उसके बाद पद त्याग करना पड़ेगा। इस पर भी विपक्ष का कहना है लागू करने की चुनौतियां असर को कम कर सकती हैं। यानी अगर लागू हो गया तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मानना है कि देश में हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी का राज हो जाए। देश में एक पॉलिटिकल पार्टी का राज होने का मतलब है लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में है तो जाहिर सी बात है तानाशाही आने वाली है। और तानाशाही ऐसा लोकतंत्र ऐसा विपक्ष का कहना है कि तानाशाही आने वाली, लोकतंत्र खतरे में है, तमाम प्रकार के इशू है। आपको मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी कि इस बिल से सिर्फ इतना समझना है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर मैं बात करूं तो कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है इसके विषय में जानकारी आपको देते हैं जो बताता है। हाँ, कहने का मतलब है कि जो बिल है क्या ये सही है या गलत है, इसके विषय में बहुत सारे वाद विवाद हैं। क्या चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, अगर नहीं चल पाएगा तो क्या होगा, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं। देखते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर एक आपको गूगल पे एक सर्च करके दिखाता हूं कि जनप्रतिनिधि एक पहले से कानून है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 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 1951। अब इस पर भी कई सारी बातें हैं कि विपक्ष का कहना है कि क्यों लाया गया भाई ये बिल, जबकि पहले से कानून है। 1951 में एक कानून आया था जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं अधिनियम 1951। यहां पर यह बताया गया था कि अगर कोई भी नेता है, अगर वो उसको 2 साल की सजा हो जाती है तो उसको अपना पद त्याग करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5A याद रखना है, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4A याद रखना है, इसके बाद 239 डबल ए का सब क्लॉज 5A याद रखना है। इतना याद रखेंगे, मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।